हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में आज हमारा लास्ट चैप्टर है आधुनिकीकरण के रास्ते, चैप्टर 7। यानी हम प्राचीन काल का विश्व इतिहास पढ़ चुके हैं, हम मध्यकालीन विश्व इतिहास भी पढ़ चुके हैं और आधुनिक काल का जो विश्व इतिहास है उसका हम प्रारंभिक काल पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आधुनिकीकरण की बात की जाती है, नए नए आविष्कार और आज का जो समय है, पुराने समय से लेके आज के समय तक की हर एक चीज़ किस तरह से जो है विकसित हुई है उसके बारे में हम देखेंगे। अलग अलग देशों के बारे में अलग अलग देखेंगे हम। 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। लंबी परंपरा के वारिस चिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण्ण जान पड़ती थी, जबकि नन्हा सा द्वीप देश जापान अलग थलग पड़ा हुआ सा प्रतीत होता था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। चिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा, वह कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश गृह युद्ध की लपटों में आ गया। दूसरी ओर जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में और यहाँ तक कि ताइवान 1895 और कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। यानी केवल और केवल अपनी आधुनिकी तकनीकी के कारण जो है जापान सबसे छोटा सा देश होते हुए भी इन बड़े देशों से जो है विजय प्राप्त करने में, हासिल करने में कामयाब रहा। चीनियों की प्रतिक्रिया धीमी रही और उनके सामने कई कठिनाइयाँ रही। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया, साथ ही अपनी राष्ट्रीय शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिमी व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को वे क्रांति के जरिए हासिल कर सकते हैं। 1949 में चीनी साम्यवादी पार्टी ने गृह युद्ध में जीत हासिल की, लेकिन 1970 के दशक के आखिर तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की विचारधारात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डाल रही है। इस वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। यद्यपि इसे पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई, तथापि साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अब भी बरकरार रहा। जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उसे युद्ध में झोंक दिया। 1945 में एंग्लो अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसे हार माननी पड़ी। अमेरिकी आधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई और 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन के उभरा। यानी जब 1945 के अंदर दूसरा विश्व युद्ध होता है, तब जापान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, एकदम कहते हैं ना ज़ीरो पे लाके छोड़ दिया जाता है। लेकिन 1970 के दशक तक जापान फिर से उठ खड़ा होता है और सबसे आधुनिक जो है, सबसे विकसित देश, सबसे अच्छा जो है हम कह सकते हैं फुर्तीली अर्थव्यवस्था यहाँ पे निर्माण होती है। बहुत ही तेज़ी से जो है फिर से खड़ा हो जाता है और पूरी दुनिया को चौंका देता है। जापान का आधुनिकीकरण का सफ़र पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था और यह सफ़र उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आज़ाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया। जापान में जिस तेजी से विकास हुआ, वह जापानी संस्थाओं और समाज में परंपरा की सुदृढ़ता, उनकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। यानी बहुत ही तेज़ी से जापान उठ खड़ा होता है। चीन और जापान में इतिहास लेखन की भी लंबी परंपरा रही है, क्योंकि इन देशों में यह माना जाता है कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। ऐसा समझा जाता है कि अतीत वे मानक पेश करता है जिनके आधार पर शासकों का आकलन किया जा सकता है। इसलिए शासकों ने अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की स्थापना की। सीमा चियन, जो कि 145 से 90 ईसा पूर्व है, उसको प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। इसको हम कई बार सु मा सियन या फिर सी मा शियन भी कहते हैं।
तो जापान में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में से एक था 1869 में एक ब्यूरो की स्थापना, जिसका काम था अभिलेखों को इकट्ठा करना। इसका एक अन्य उद्देश्य मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नज़रिए से लेखन करना भी था। लिखित शब्द का बहुत सम्मान था और साहित्यिक कौशल को बहुमूल्य समझा जाता था। इसका नतीजा यह रहा कि भांति भांति के लिखित स्रोत आज उपलब्ध हैं। सरकारी इतिहास, विद्वतापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक परिचय इत्यादि। मुद्रांकन और प्रकाशन पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे और यह संभव है कि 18वीं शताब्दी के चीन और जापान की किसी किताब के विवरण का पता लगाया जा सके। आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल नए और भिन्न तरीकों से किया है। आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिक जैसे लिमांग शिजाओ या फिर जापान में आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शकों में से एक कुमे कुनाती के, यानी ये बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं, बहुत बड़े विद्वान रहे हैं इन देशों के। तो जापान के कुमे कुनाती के और चीन के लिमांग चिचाओ और सुमा शियन, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। इन लोगों ने बौद्धिक के काम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा इन्होंने पहले के यूरोपीय मुसाफिरों के लेखन, जैसे इटली के मार्को पोलो जो चीन में 1274 से 1290 तक रहे, चीन में जेसुट पादरी मैट्यो रिक्की और जापान में लुई फ्रॉय जैसे बुद्धिजीवियों के काम को भी आगे बढ़ाया। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि लुई फ्रॉय कौन से देश के बुद्धिजीवी या इतिहासकार रहे हैं, तो ये जापान के लुई फ्रॉय, चीन के मैट्यो रिक्की जो कि जेसुइट पादरी रहे हैं, तो इनके नाम हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना जरूरी है। इटली के मार्को पोलो बहुत ही फेमस। इन सभी ने इन देशों के बारे में समृद्ध जानकारियाँ दी हैं। आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मिशनरियों के लेखन से भी फायदे हुए हैं, जिनके काम से इन देशों के बारे में समझ बनाने के लिए बहुमूल्य सामग्री मिलती है। अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास पर परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम का विशाल भंडार उपलब्ध है। चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सैनसम के कार्य से इसकी शुरुआत होती है। यानी अंग्रेजी के अंदर हम देखें तो जो है जापानी और चीनी इतिहास पे बहुत सारे भंडार आज उपलब्ध हैं और चीनी सभ्यता के जो विज्ञान के इतिहास हैं वो जोसेफ नीडम द्वारा लिखे गए हैं और जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सैनसम ने इस कार्य की शुरुआत करी है अंग्रेज़ी में। यानी अंग्रेज़ी में जो चीनी विज्ञान है वो तो नीडम द्वारा जो है कलेक्ट किया जाता है और जापानी इतिहास और संस्कृति पे काम करते हैं इंग्लैंड के अंदर, या फिर अंग्रेज़ी भाषा में हम कह सकते हैं वो जॉर्ज सैनसम करते हैं। हाल के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों की लिखी चीज़ें अंग्रेज़ी में अनुदित हुई। उनमें से कुछ विद्वान तो विदेशी में ही पढ़ाते और अंग्रेज़ी में लिखते हैं। 1980 से कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते और जापानी में ही लिखते आए हैं। मतलब यह है कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों से आने वाला विद्वतापूर्ण लेखन उपलब्ध है, जो हमें इन देशों का विस्तृत और गहन परिचय देता है। नाइतो कोनन के बारे में अब हम देखते हैं। ये चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान थे। यानी इनका नाम देखिए, नाइतो कोनन, ये है जापानी लेकिन इन्होंने चीन के इतिहास पे बहुत सारा काम किया है, जिनके लेखन ने अन्य जापानी लेखकों को भी प्रभावित किया है। जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही है। नाइतो ने अपने काम में पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीकों तथा अपने पत्रकारिता के अनुभवों का इस्तेमाल किया। उन्होंने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की। प्राच्य यानी पश्चिमी, जो हम चीनी या उसका कह सकते हैं। तो 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय के अंदर जो है नाइतो ने प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की है। काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। और शिनोरोन जो कि उन्होंने तर्क दिया, शिनोरोन में उन्होंने तर्क दिया कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी सुंग राजवंश के काल से चले आ रहे अभिजात वर्ग के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते हैं।
उनका मानना था कि स्थानीय समाज को पुनर्जीवित करने का यही रास्ता है और सुधार यहीं से शुरू होने चाहिए। उन्होंने चीनी इतिहास में ऐसी क्षमताएं नजर आई जो चीन को आधुनिक और लोकतांत्रिक बना सकती थी। उनके मुताबिक जापान चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन वे चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति का सही आकलन नहीं कर पाए। तो इस तरह से इतिहासकारों के बारे में महत्वपूर्ण परिचय देखने के बाद अब हम देखते हैं इस चैप्टर का परिचय कि क्या कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर है और आपको जो है इन देशों के मैप, आपको भूगोल की थोड़ी बहुत जानकारी और भौतिक जो क्षेत्र है इन देशों के, विश्व के सभी देशों के थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आपको जाके विश्व इतिहास समझ में आएगा। आपको बार बार विश्व का जो मानचित्र है उसको देखना पड़ेगा। चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं, पीली नदी, हुआंग हे, यांगसी नदी जिसे छांग जियांग या फिर दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कहते हैं, और पर्ल नदी। देश का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी है। चीन हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हिस्सा है चीन का, इसमें प्रमुख 3 नदियाँ और इसका जो काफ़ी हिस्सा है वो पहाड़ी भी है। लेकिन जापान के बारे में, ये पूर्वी एशिया का हमें पूरी तरह से मानचित्र दिया गया है। जापान को हम देखें तो जापान एक बहुत ही छोटा द्वीपीय देश है, जबकि चीन महाद्वीपीय देश है। हान सबसे प्रमुख जातीय समूह है। चीन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। चीन में हान सबसे प्रमुख जाति समूह है। प्रमुख भाषा है चीनी पुतोंग हुआ, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं भी हैं जैसे कि उइगुर, हुई, मांचू और तिब्बती। ये सब अलग अलग वहाँ पे जो है अलग अलग भाषाई या जनजातीय समूह। कैंटनीज कैंटन जो कि गुआंगजाओ की बोली, उए और संगाइनीज जो संगाई की बोली है वो वू जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं। चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है। इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के खाने देखे जा सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध प्राग प्रणाली दक्षिणी या कैंटोनी है जो कैंटन और उसके आंतरिक क्षेत्रों की है। इसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाले ज़्यादातर चीनी कैंटन प्रांत से आते हैं। और जाना माना डिम सम शाब्दिक अर्थ है जिसका दिल को छूना, यहीं का खाना है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि डिम सम किस देश का जाना माना या प्रसिद्ध व्यंजन है या खाना है। तो डिम सम दक्षिणी चीन या चीनी कैंटन प्रांत का एक बहुत ही जो कह सकते हैं प्रसिद्ध व्यंजन है जो गूंथे आटे को सब्जी आदि भरकर उबाले गए व्यंजन जैसा है। इसको हम आजकल का मोमोज कह सकते हैं, जो पहले केवल और केवल दक्षिणी चीन में प्रसिद्ध था और आज ये पूरे विश्व में मोमोज नाम से प्रसिद्ध है। इसको हम कह सकते हैं डिम सम। गूंथे हुए आटे को सब्जी आदि उबाल कर बनाते हैं तो वही है। उत्तर में गेहूं मुख्य आहार है, जबकि शेंचुआ में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं, जबकि उत्तर का मुख्य आहार क्या है? उत्तरी चीन का गेहूं और पूर्वी चीन का चावल और गेहूं दोनों। और शेंचुआ प्रदेश में क्या मिलते हैं? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले हैं और पुर्तगालियों द्वारा लाई गई मिर्च है, जिसके चलते झालदार और तीखा खाना कहाँ मिलता है? शेंचुआ क्षेत्र में। इसके विपरीत जापान। अब हम जापान के बारे में देखते हैं। चीन का थोड़ा बहुत परिचय हमने देखा। जापान के बारे में हम देखते हैं कि जापान एक द्वीपों की श्रृंखला है जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप हैं, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, होक्काइडो। इनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और जो ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला है वो सबसे दक्षिण में है, लगभग बहामास वाले अक्षांश पर। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक ज़मीन पहाड़ी है, यानी एक तो द्वीपीय और उसमें से भी पहाड़ी ज़मीन है। तो जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। कई बार देखने को मिलता है कि भूकंप ऐसा आता है कि पूरा का पूरा जापान रातों रात उजड़ जाता है, लेकिन इतना जो है तेज़ी से ये लोग विकास करते हैं कि फिर से उठ खड़े होते हैं, जो पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है।
इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहाँ की वास्तुकला को प्रभावित किया है। अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक हैं जो कोरिया के लोग हैं, जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल ही यहाँ की बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, क्योंकि आसपास पानी है इनके। और कच्ची मछली साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। तो एक तो चीन की क्या चीज़ है जो विश्व में फेमस हुई है, डिम सम, जिसे आज का मोमोज हम कहते हैं, और जापान की सुशी, जो कि पूरे वर्ल्ड में आजकल फेमस हो रही है। फिर हम देखते हैं जापान के बारे में विस्तार से। जापान की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम पहले देखते हैं कि जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था। इससे पहले हम देखते हैं एक बार इन चारों द्वीपों पे सरसरी नज़र डालते कि होन्शु, क्यूशु और क्योतो और शिकोकु हिकोदोई ये कहाँ पे है, ये देखिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होकोदोई, होन्शु, क्योतो और क्यूशु। यहाँ पे टोक्यो जो इसकी राजधानी है, और शिकोकु यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इसके साइड में देखिए, इसके पश्चिम के अंदर हमें यहाँ पे उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया जो कि जापान ने जीते थे, और मंचूरिया का इलाका, ये सब हमें देखने को मिलता है। इसके दक्षिण में संगाई है चीन का, ये पूरा जापानी क्षेत्र है। और जो ताइवान जापान के दक्षिण में हमें देखने को मिलता है, ये 1941 का ताइवान जापानी क्षेत्र बना लिया जाता है। और इस तरह से जापान अपने विस्तार करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्योतो में रहने वाले सम्राट का सबसे पहले शासन होता था। और क्योतो कहाँ पे, मध्य के अंदर लगभग, या फिर मध्य दक्षिण में हम कह सकते हैं। और यहीं से जो है वो यहाँ का राजवंश शासन चलाता था। लेकिन 12वीं सदी आते आते असली सत्ता शोगुनों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1603 से 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। और शोगुन पद किसे कहते थे, सत्ता को। देश 250 भागों में विभाजित था, जिसका शासन देम्यो चलाते थे। ये शब्दावली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शोगुन पद हो गया, देम्यो हो गया। शोगुन देम्यो पर नियंत्रण रखते थे। शोगुन सबसे प्रमुख समझ लो आप। और जो प्रांत थे 250 भागों में बांटे गए, उनको जो चलाते थे वो देम्यो होते थे। शोगुन देम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो में रहने का आदेश देते थे, जो आधुनिक टोक्यो है, जो इसको हम टोक्यो बोलते हैं। इसको पहले क्या बोलते थे, एदो। तो टोक्यो का प्राचीन नाम एदो, ये भी हमें याद रखना है। तो शोगुन देम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो या फिर टोक्यो में रहने का आदेश देते थे, ताकि उनकी तरफ से कोई खतरा न रहे। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। सामुराई यानी योद्धा वर्ग शासन करने वाले कुलीन थे, और वे शोगुन और देम्यो की सेवा में थे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट शब्द सामुराई, कौन है, योद्धा वर्ग। ये क्या थे, शासन करने वाले कुलीन लोग थे, जो शोगुन और देम्यो दोनों की सेवा में रहते थे। इन दोनों की सेना में इनकी सहायता करते थे सामुराई। तो सबसे पहले शोगुन प्रमुख पद, और जो प्रांतों पे जो नियंत्रण करते थे देम्यो। देम्यो पे नियंत्रण कौन रखता था, शोगुन। और इन दोनों की सेना में सेवा देने वाला योद्धा वर्ग सामुराई। और राजधानी टोक्यो, जिसका प्राचीन नाम है एदो। ये महत्वपूर्ण शब्दावली बार बार बोलने से ही आपको याद होगी। फिर देखते हैं हम 16वीं शताब्दी में अंतिम भाग में 3 परिवर्तनों ने आगे के विकास की तैयारी की। पहला, किसानों से हथियार ले लिए गए, और अब केवल सामुराई ही तलवार रख सकते थे। यहाँ पे ये 3 महत्वपूर्ण जो परिवर्तन इस काल के आते हैं 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला परिवर्तन, किसानों से हथियार ले लिए जाते हैं, और जो तलवारें हैं या फिर हथियार रखने की इजाज़त केवल योद्धा वर्ग को रह जाती है। इससे क्या होता है, शांति और व्यवस्था बनी रही।
जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। पहले क्या होता था, हर कोई हथियार रख सकता था, छोटी सी बात पे गृह युद्ध छूट जाता था और हर कोई युद्ध शुरू कर देते थे। तो जब युद्ध या करने के या फिर हथियार के जो अधिकार है वो छीन लिए गए, तो इससे काफ़ी शांति जो है वो व्यवस्था बनी। अब दूसरा यहाँ पे क्या आता है, दैमियों को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में ही रहने के आदेश दे दिए गए और उन्हें काफ़ी हद तक स्वायत्तता भी दे दी गई। यानी अब शोगुन इन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखते थे कि इन्हें राजधानी में बुलाना, उन पे कंट्रोल रखना नहीं। अब ये अपने ही क्षेत्रों में अपनी राजधानियाँ बना के रहने लगे और काफ़ी इन्हें जो है आज़ाद कर दिया गया। और तीसरा है मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए ज़मीन का सर्वेक्षण, ताकि उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया और इन सब का मिला जुला मकसद राजस्व के लिए एक स्थायी आधार बनाना था। ये 3 जो चेंजेस उनकी अर्थव्यवस्था में आए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इस देश की नींव बनाते हैं और बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये याद रखना है आपको। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैरे में। दैमियों की राजधानियाँ भी बड़ी हुई, जिसके चलते 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। एदो कौन? टोक्यो। इसके अलावा ओसाका और क्योतो अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे। कम से कम 6 ऐसे गढ़ वाले शहर उभरे जहां जनसंख्या 50,000 से भी अधिक थी और इसकी तुलना में उस समय के ज़्यादातर यूरोपीय देशों में केवल एक बड़ा शहर था। इससे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और वित्त और ऋण की प्रणालियाँ स्थापित हुई। व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। शहरों में जीवंत संस्कृति खिलने लगी, जहाँ तेजी से बढ़ते व्यापारी वर्ग ने नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। चूँकि लोगों को पढ़ने का शौक था, तो होनहार लेखकों के लिए भी यह संभव हो गया कि वे केवल लेखन से अपनी जीविका चला लें। और एदो में लोग नूडल की कटोरी की कीमत पर किताबें किराए पर ले सकते थे। इससे ये पता चलता है कि छपाई किस स्तर पर होती थी और पढ़ना लिखना कितना लोकप्रिय वहाँ पे था। यानी किताबें बहुत सस्ती थी, हर कोई किताबें पढ़ता था और जो लेखक है वो अपनी जीविका केवल और केवल लेखन से चला सकता था। इतना वहाँ पे जो है फेमस ये छपाई होती थी। छपाई क्या होती है? छपाई लकड़ी के ब्लॉकों से की जाती थी, जो कि जापानी लोग यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे। यूरोपीय छपाई इन लोगों को पसंद नहीं आती थी। ये लोग अपने खुद के ब्लॉक जो लकड़ी के होते हैं उससे अपनी तरह की छपाई करते थे, जो काफ़ी फेमस थी। तो इस तरह से जापान का परिचय हमने देखा। आगे हम देखते हैं जापान किस तरह से विकास करता है और इनके इतिहास की कुछ कथाएं, फिर यहाँ पे किस तरह से मेजी पुनर्स्थापना वगैरह होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलता है फिर एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।